करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 11 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDFs प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ ही टॉपिक वाइज जो भी हम करंट अफेयर्स बनाते हैं, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स, डेज एंड थीम्स, अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज, कमिटीज़, ये सभी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाती है। तो मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। DBS बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय के बाद किस बैंक को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची से RBI द्वारा बाहर रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो लक्ष्मी विलास बैंक हैज़ बीन एक्सक्लूडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट आफ्टर इट वॉज मर्ज्ड विथ DBS बैंक इंडिया लिमिटेड। देखिए, पिछले साल 27 नवंबर को लक्ष्मी विलास बैंक का DBS बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय हो गया था। इसी के साथ अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लक्ष्मी विलास बैंक को RBI एक्ट के सेकंड शेड्यूल से बाहर रख दिया है। आपको बता दें, RBI एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल के तहत जो भी बैंक आते हैं उन्हें शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है और इनमें जो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स ये शामिल रहते हैं। देखिए, इस तरह से है भारत में बैंक्स का स्ट्रक्चर। तो बैंक्स इन इंडिया, देखिए, कमर्शियल बैंक आते हैं। कमर्शियल बैंक के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होते हैं, रीजनल रूरल बैंक होते हैं और फॉरेन बैंक्स होते हैं। इसी तरह से ये आ गया आपके पास कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। साथ ही स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक होते हैं। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए, साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, आपको मालूम होगा कि OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, ठीक है, तो इनका भी विलय हो गया था। तो इसी के कारण इनको भी पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब अनाउंस किया था, तो इसी के साथ इन बैंक्स को भी जो है ये सेकंड शेड्यूल से बाहर रख दिया गया था। क्योंकि अब जो बैंकिंग ऑपरेशन होता है वो जो इनका पेरेंट बैंक है जिनमें इनका विलय हुआ है उसके नाम से होता है, तो इसलिए इनको जो है शेड्यूल सेकंड बैंक से बाहर कर दिया जाता है। अच्छा, साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये DBS बैंक है इसको सेफेस्ट बैंक इन एशिया इसका टाइटल दिया गया है ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा, ठीक है, 2009 से 2020 तक। DBS बैंक के बारे में आप जान लीजिए कि इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और जो ये DBS बैंक इंडिया लिमिटेड है ये इसकी सब्सिडरी है इंडिया में और इसके CEO हैं पीयूष गुप्ता। स्पेनिश ग्रां प्री किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो लुइस हैमिल्टन वॉन स्पेनिश ग्रां प्री। फ्रेंड, जो ये वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड होता है, तो इसमें लास्ट में D साइलेंट होता है और प्रिक्स में लास्ट में X साइलेंट होता है, तो इसलिए इसको जो सही इसका प्रोनाउंसिएशन है वो है ग्रां प्री। खैर, आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रां प्री 2021 जीता है। आपको बता दें कि ये एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं और मर्सिडीज़ के लिए जो है फॉर्मूला 1 रेस में compete करते हैं। अच्छा, ये अभी हुए हैं 2021 में, ये वाले जो ग्रां प्री हुए हैं ये अभी हुए हैं। पोर्चुगीज़ ग्रां प्री 2021 ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। एमिलिया रोमैग्ना GP 2021 ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। मैक्स वर्स्टैपन जो है ये बेल्जियम के हैं और बहरीन GP 2021 ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। तो इनको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी को 2021 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो राफेल नडाल हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2021 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो राफेल नडाल जो हैं ये स्पेन के हैं और फ्रेंड्स ये आप पॉइंट याद रखना, इनको किंग ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है। SSC और भी मान लीजिए आप, और भी जो एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं, कई बार देखा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि किस टेनिस खिलाड़ी को किंग ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा इसमें राफेल नडाल। किंग ऑफ क्ले मतलब इस तरह की जो टेनिस कोर्ट बने होते हैं जो क्ले की बनी होते हैं, जैसे कि जो स्टोन होता है या फिर ब्रिक्स होते हैं, इनको क्रश करके बना होता है, इस तरह से होता है फ्रेंड्स ये।
तो इस पे सबसे ज़्यादा टाइटल जो हैं इन्हें महारत हासिल है, क्योंकि इनका बचपन से लेकर अब तक जब से इन्होंने टेनिस खेलना शुरू किया तो इसी तरह की कोर्ट पर ये खेलना शुरू किया है। 90 से ज़्यादा मैचेस इन्होंने टाइटल इस क्ले कोर्ट पर इन्होंने जीते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है किंग ऑफ क्ले। साथ ही ये स्पेन के हैं, आप इनको याद रखिएगा। और फ्रेंच ओपन भी इस बार का इन्होंने ही जीता था। और फ्रेंड्स, आप ये दो खिलाड़ी हैं, एक तो राफेल नडाल, एक रोजर फेडरर, तो एक दूसरे के काफ़ी सालों से चिर प्रतिद्वंदी रहे हैं, काफ़ी टक्कर का मुकाबला होता है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि दोनों में रेस्पेक्ट भी एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो जो स्पोर्ट्समैन की जो एक स्पिरिट होती है ना, वो आप इन दोनों में देख सकते हैं। जब एक मैच हार जाता है, एक जीत जाता है, मान लीजिए राफेल नडाल जीत गए और रोजर फेडरर हार गए, तो उसके बाद अगर आप जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है उसमें आप देखेंगे कि इतनी तारीफ़ ये दूसरे व्यक्ति कर देते हैं, ये रोजर फेडरर की कर देते हैं और रोजर फेडरर इनकी कर देते हैं, कि आदमी को ऐसा लगता है कि मैं ही जीता हूँ। तो ये एक स्पोर्ट्समैन की एक स्पिरिट होती है। तो इन दोनों में जो है ये काफ़ी देखने के मिलती है, काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी को 2021 लॉरियस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो नाओमी ओसाका हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2021 लॉरियस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इन्होंने लास्ट ईयर यूएस ओपन जीता है और ये जापान की है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा। और ये पूरी लिस्ट है, जो भी लॉरियस अवार्ड विनर्स हैं इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर आपको बता दिया है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर आपको बता दिया है, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बेयर्न मुनीश को, और वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर मिला है पैट्रिक मैहोम्स को, वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर मिला है मैक्स पैरट को, स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड मिला है किक फॉर मोर बाय किक फेयर को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है बिली जीन किंग को, एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है लुइस हैमिल्टन को, जिनकी हमने अभी बात की है पहले क्वेश्चन में, स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड ये मिला है मोहम्मद सालाह को, और स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड ये है क्रिस निकी। आगे बढ़ते हैं। नियामक समीक्षा प्राधिकरण 2.0 की सहायता के लिए आरबीआई द्वारा गठित सलाहकार समूह का प्रमुख कौन होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एस जानकी रमन विल हेड द एडवाइजरी ग्रुप दैट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द आरबीआई टू असिस्ट द सेकेंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी RRA 2.0। समझेंगे इस क्वेश्चन को कि क्या कहना चाहते हैं। देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए, जो ये एस जानकी रमन है ये एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और आरबीआई ने एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है। इससे पहले आरबीआई ने रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 इसका गठन किया था। तो ये जो इन्होंने अथॉरिटी बनाई है आरबीआई ने, तो इसको असिस्ट करने के लिए, इसको अपनी सजेशंस देने के लिए, अपनी एडवाइस देने के लिए फिर से एक ग्रुप बनाया है। तो उसकी बात की जा रही है, उसको हेड करेंगे एस जानकी रमन। अच्छा, अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की। देखिए, जो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 जो आरबीआई ने बनाई थे, तो ये जो है 1 साल के लिए जो है काम करेगी। 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत होगी। इसको हमने MCQ फॉर्मेट में भी किया हुआ है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि जो ये रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी बनाई गई है, इसको जो हेड करेंगे ये करेंगे M राजेश्वर राव। तो 2 हो गए, एक तो M राजेश्वर राव तो इसको हेड करेंगे, और एस जानकी रमन किसको हेड करेंगे? जो इसको असिस्ट करने के लिए ग्रुप बनाया गया है, ये इसको हेड करेंगे। देखिए, रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। देखिए, आरबीआई जिन जिन एंटिटीज़ को रेगुलेट करती है, ठीक है, उनको सुपरवाइज करती है, तो कुछ नियम बनाए होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि आप इन सबको फॉलो कीजिए। तो आरबीआई चाहती है कि जो भी हमने नियम बनाए हुए हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस बनाए हुए हैं, ठीक है, जो भी रेगुलेशंस हमने बनाए हुए हैं, तो उनको किस तरह से, जो रूल्स बनाए हुए हैं उनको किस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनको मानने में के लिए, उनको कंप्लाई करने के लिए जो एंटिटीज़ हैं उनको ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो इसकी रिव्यू किया जाएगा, तब देखा जाएगा कि अच्छा यहाँ पर हम इसको सरल बना सकते हैं। तो इस बारे में है ये। और इससे पहले 1999 में आरबीआई ने इस तरह की एक रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी को सेटअप किया था। इसके बाद कई सारे चेंजेस हुए और ये जो प्रोसेस है पूरा कि किस तरह से हम आरबीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको अपनाएं, ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया था।
किस बैंक ने ग्राम स्तरीय उद्यमियों के लिए ईवा नाम से एक चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो HDFC बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ चैटबॉट कॉल्ड ईवा फॉर विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, वैसे तो ये वाला जो चैट बॉक्स है ईवा, ये HDFC बैंक ने पहले से लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, ये अभी का लॉन्च किया हुआ नहीं है। इस क्वेश्चन में नया ये है कि इसने अब ये कॉमन सर्विस सेंटर्स का जो डिजिटल सेवा पोर्टल है, इस पर इसको अपने इस जो बोट है इसको लॉन्च किया है। किस लिए? जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो यहाँ के विलेज लेवल पर जो उद्यमी होते हैं, ठीक है, वो जो है HDFC बैंक की सर्विसेज से अवगत हो सकें। HDFC बैंक के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो ये सभी वो जान सके, इसलिए ये चैट बॉक्स कॉमन सर्विस सेंटर्स के डिजिटल सेवा पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। HDFC बैंक की बात करें तो MD एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। अब जान लेते हैं जनवरी 2021 से अब तक के HDFC बैंक से जुड़े हुए करंट अफेयर्स। तो HDFC बैंक ने जो है 21 सोशल सेक्टर स्टार्टअप्स को स्मार्टअप ग्रांट्स प्रोवाइड कराया है। याद रखना, स्मार्टअप ग्रांट्स किससे रिलेटेड है? HDFC बैंक से। HDFC बैंक को इंडिया का बेस्ट SME बैंक चुना गया है, किसके द्वारा? एशिया मनी के द्वारा। HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो कैंपेन इसको लॉन्च किया हुआ है। HDFC बैंक ने स्मार्टअप उन्नति इसको लॉन्च किया है। देखिए यहाँ पर स्मार्टअप उन्नति, यहाँ पर है स्मार्टअप ग्रांट, तो याद रखिएगा स्मार्टअप मतलब HDFC बैंक। आगे देखें, इस HDFC बैंक और रेड FM ने मिलकर टैलेंटेड अनलॉक्ड इस प्रोग्राम को जो है किया था। साथ ही HDFC बैंक की एक ब्रांच है असम के नागांव में, तो इसको नाबार्ड का एक अवार्ड मिला है बेस्ट परफॉर्मेंस इन माइक्रो फाइनेंस इस कैटेगरी के लिए। निम्नलिखित में से किसने इमोला अधिकरण निगम द्वारा इनग्राम माइक्रो इंक के 100% शेयर होल्डिंग और पूर्ण नियंत्रण के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल ये जानना है कि किसने किसका अधिग्रहण किया है और किसने मंजूरी दी है, पर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफ़ी क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड acquisition of 100% shareholding and sole control of Ingram Micro Inc. by Imola Acquisition Corporation। जानते हैं इसके बारे में। देखिए, इनग्राम माइक्रो इंक है, तो इसका 100% इसको एक्वायर कर लिया है इमोला एक्विजिशन कॉरपोरेशन ने। जो ये इमोला एक्विजिशन कॉरपोरेशन है, ये प्लेटिनम इक्विटी ग्रुप की एक इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है, यानी कि इसी का एक मेंबर है या सदस्य आप कह सकते हैं। और जो ये प्लेटिनम इक्विटी ग्रुप है, ये एक इस तरह की एजेंसी है जो कि मर्जर, एक्विजिशन, इन सभी कार्यों को जो है देखती है, इसमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अच्छा, साथ ही जो ये इनग्राम माइक्रो है जिसका एक्विजिशन किया गया है, ये एक IT कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में है। जान लेते हैं फ्रेंड्स कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका मतलब इसको संविधान द्वारा नहीं बनाया गया है, इसको एक्ट द्वारा बनाया गया है। किस एक्ट द्वारा? कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा। और 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि ये फुली फंक्शनल कब से हुई? मई 2009 से। साथ ही फ्रेंड्स, जो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और इनको सबको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। चेयरपर्सन की बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के फिलहाल जो चेयरपर्सन है ये हैं अशोक कुमार गुप्ता। इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का? देखिए, इसका काम होता है कि जो है प्रतिस्पर्धा बनी रहे बाजार में, किसी की मोनोपोली ना हो और कस्टमर्स को उचित दाम पर प्रोडक्ट मिले और प्रतिस्पर्धा मिले, यानी कि कस्टमर्स के पास कई सारी चॉइसेस हों, तो ये जो है ये सुनिश्चित करता है और उचित रेट पर मिले, ठीक है। PM रामचंद्रन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। PM रामचंद्रन हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज रिलेटेड टू इंडियन एयरफोर्स। कैसे रिलेटेड थे? तो ये वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे हैं। इनका नाम है पलामदई मुथुस्वामी रामचंद्रन। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको बता दें 1955 में इन्हें फाइटर पायलट के रूप में कमीशन किया गया था और लिबरेशन ऑफ गोवा, जो गोवा को लिबरेट करने का जो भारत का जो प्रयास रहा था, उसमें 1961 में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था।
किस आईआईटी ने ग्रामीण परिवर्तन प्राकृतिक से सांस्कृतिक तक विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो आईआईटी खड़गपुर ऑर्गेनाइज्ड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेचुरल टू कल्चर। तो अगर स्पेसिफिकली बात करें तो आईआईटी खड़गपुर का जो इंस्टीट्यूट है ये सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड इनोवेटिव सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, तो इसने इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द बेंच नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो द बेंच पुस्तक लिखी है मेगन मार्कल ने। ये अभी रिलीज़ नहीं हुई है, जून 2021 में रिलीज़ होने वाली है। तो इसमें जो है आपको पता होगा कि ये मेगन मार्कल कौन है, ये डचेस ऑफ ससेक्स हैं। ससेक्स जो है ये इंग्लैंड में एक काउंटी है, तो उसी के नाम पर है, ये एक टाइटल है डचेस ऑफ ससेक्स। तो इनके जो हस्बैंड हैं प्रिंस हैरी, तो इनके साथ जब इनका फर्स्ट चाइल्ड हुआ तो तब इन्होंने एक सॉन्ग इनको डेडिकेट किया था अपने हस्बैंड को फादर्स डे पर, तो उसी से संबंधित ये पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो नेशनल टेक्नोलॉजी डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 11। तो किस लिए मनाया जाता है? इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की जो अचीवमेंट्स रही हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है भारत में, उसको कमेमोरेट करने के लिए। इस बार इसका थीम क्या है 2021 में? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अच्छा, क्या क्या कुछ रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या हमारे जो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है। देखिए 1998 में भारत ने जो न्यूक्लियर परीक्षण किया था, शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल जो लॉन्च की थी पोखरण टेस्ट रेंज पर राजस्थान में, तो एक तो इसको याद किया जाता है क्योंकि ये जो है आपका 11 से 13 मई के बीच में ये पूरा किया गया था। ठीक है, इसको पोखरण सेकंड बोलते हैं। और पोखरण 1 कब हुआ था? ये 18 मई 1974 को हुआ था और उस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये दोनों ही न्यूक्लियर टेस्ट थे। और जो ये वाला था शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल परीक्षण जो था 1998 में जो किया गया था 11 से 13 मई के बीच में, इसमें इस ऑपरेशन को लीड किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। और इसी दिन 11 मई को ही नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा जो डिजाइन किया गया था भारत का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट हंसा 3, इसको भी टेस्ट किया गया था। मैड्रिड ओपन पुरुष का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अलेक्जेंडर जेवरेव वॉन मैड्रिड ओपन मेंस टाइटल। टेनिस की बात की जा रही है फ्रेंड्स यहाँ पर। और ये जो है अलेक्जेंडर जो है ये जर्मनी के हैं, इन्होंने मैटियो बेरेटिनी इनको हराया है जो कि इटली के हैं। बात करें अगर हम मेंस डबल्स की, तो ये जीता है मार्शल ग्रेनोलर्स ने और होराइसियो जेबोलोस ने। तो इन दोनों ने ये मेंस डबल्स जीता है। मेंस डबल्स वैसे पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी कई 1-2 चांसेस मान लीजिए कि अगर पूछ ले जाए तो इसको आप याद रखना। पूछ भी लिया जाता है, ऐसा कहना भी सही नहीं है कि नहीं पूछा जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को मना नहीं कर सकते कि ये नहीं पूछा जाता है या ये पूछा जाता है। कुछ भी आ सकता है पेपर में, हमेशा इस तरह से पढ़ा कीजिए। हु वॉन मैड्रिड ओपन विमेंस टाइटल? मैड्रिड ओपन महिला का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आरियाना साबालेनका। ये 2 ऑप्शंस पिछले क्वेश्चन के ही रह गए, मैं चेंज करना भूल गया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा फ्रेंड्स। तो ये जीता है आपका एरिना साबालेनका ने। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो एरिना साबालेनका ये बेलारूस की है और इन्होंने किन्हें हराया है? एस्ले बार्टी को हराया है। ये ऑस्ट्रेलिया की है। इसी तरह से हम देख लेते हैं वीमेंस डबल फाइनल किसने जीता है? बारबोरा क्रेसिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा, इन्होंने जीता है। थोड़ा टफ है नाम बोलना, ठीक है। सेज रिपब्लिक की हैं ये, तो इन दोनों ने ये जीता है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। रूपसी एयरपोर्ट इज इन विच स्टेट? आसाम। हु इज नोन एज द बार्ड ऑफ बंगाल? रविंद्रनाथ टैगोर। हेडक्वार्टर्स ऑफ ZTE कॉरपोरेशन इज लोकेटेड इन विच कंट्री?
शेंजिन चाइना, रॉस बॉल और एजियस बॉल स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच कंट्री, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस लोकेटेड, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने पांचों क्वेश्चंस के आंसर काफ़ी अच्छे से दिए हैं। कुछ एस्पिरेंट्स ने 2 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, कुछ ने 1 का आंसर दिया है, तो आपका ये कार्य भी काफ़ी सराहनीय है। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और अगर फ्रेंड्स आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, हमारे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। वेयर इज पीर पांजल पास लोकेटेड? Who is the president of European Commission? Who is the chairman and managing director of IRCTC? What was the theme of the International Day of Midwife 2021, which was observed on 5th of May? In 1913, who became the first non-European to win a Nobel प्राइज इन लिटरेचर? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।